आग लगी हुई है। एक से एक बड़ी, अच्छी और बुरी मूवी और सीरीज आई है जिसमें नंबर 1 है जोरम। देयर आर फ्यू रीजन मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। पहली बात, मैंने एक रील में देखा था कि मनोज बाजपेयी ऑडियंस में सबको चैलेंज कर रहे हैं कि किसी ने ये मूवी नहीं देखी है। बहुत सारी बेहतरीन फिल्में आपकी आ रही हैं। जोरम अभी अभी आई है आपकी जी। देवाशीष मखीजा साहब के साथ, इसमें से किसी ने नहीं देखी होगी, किसी ने नहीं देखी। मैं बता रहा हूँ आपको, ये यथार्थ है। और रिलीज के टाइम मैंने भी नहीं देखी थी। और दूसरा रीजन है मूवी थ्रिलर जॉनर में लाई करती है, एक ऐसा जॉनर जो पॉप कल्चर में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बट ये मूवीज कल्ट क्लासिक और मास्टरपीस तो बन जाती है, बस पैसे नहीं कमाती है। आयरॉनिकल राइट? एग्जाम्पल, टॉप ऑफ द माइंड थ्रिलर में मेरे को फाइट क्लब याद आता है, फ्लॉप थी। शॉशैंक रिडेम्पशन फ्लॉप थी। बैक टू जोरम। जोरम 3 लोगों की कहानी है। पहला है दसरू, जो अपने 3 महीने की बच्ची को लेकर भाग रहा है क्योंकि उस पर इल्जाम है अपनी वाइफ की मर्डर का। दूसरा है एक पुलिस ऑफिसर जो बस घर जाना चाहता है। और तीसरा है एक माँ का जो बदला लेना चाहती है। जो पहला एक्सपीरियंस होगा वो ये है कि ये कितना रियल है, कोई सोसाबाजी नहीं। डार्कनेस जितना रियल लाइफ में क्रूअल लगती है, उतना ही इस मूवी में विजिबिलिटी कम है। और इसके बाद जो इसके लैंडस्केप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऊपर से मनोज बाजपेयी की एक्टिंग और 3 महीने की छोटी बच्ची, इन सब चीज को देखने के बाद तुम सोचने लगोगे क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब। नेक्स्ट है हीरा मंडी द डायमंड बाजार। संजय लीला बंसाली, लहंगा और विजुअल्स, इन सबको इनटू 8 एपिसोड कर दो तो वो हीरा मंडी है। इसका प्रेमाइस है 1947 के पहले लाहौर का, जहाँ पे तवाइफों का कल्चर होता था। और इसी का एक डायलॉग है कि तवाइफे लाहौर की रानियां हैं। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का डायलॉग, जिसके पास एजेंसी है, पावर है और जिसके कारण स्टोरी पे बहुत फर्क पड़ेगा, है ना? घंटा। स्टार्टिंग का बाद 6 एपिसोड का सेटअप का कोई लेना देना नहीं है इसके एंडिंग से। कहानी क्या चल रही थी और क्या हो जाती है इसका कोई हिसाब नहीं। अगर कुछ अच्छा लग रहा था वो है ऋचा चड्ढा का परफॉर्मेंस, वो भी इन लोगों ने 2 एपिसोड में निपटा दिया। मेरे को ये स्लो फील हो रहा था, नॉट बिकॉज कहानी स्लो चल रही थी, बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर बात करो इसकी लैंग्वेज की, जो है उर्दू, जिसके लिए तुमको सबटाइटल लगेगा लेकिन जल्दी नहीं है पढ़ने की। ये लोग इतना धीरे धीरे बोलोगे कि तुम आराम से सबटाइटल्स भी पढ़ सकते हो, चाहो तो जापानीज सबटाइटल्स भी पढ़ सकते हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो सबकी परफॉर्मेंस मेरे को ठीक ठाक ही लगी, लेकिन ऋचा चड्ढा आउटस्टैंड करती है मेरे लिए। और इस सब तो बत्तों की जोड़ी भी बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट है लापता लेडीज। 2000 के टाइम में सेट एक न्यूली वेड कपल अपने गाँव जाते वक्त अपनी बीवी घुमा देता है और गलती से किसी और की बीवी को उठा लाता है। ट्रस्ट मी, जितना गलत साउंड कर रहा है उतना है नहीं। ये जब थिएटर में आया था तब मेरे को योद्धा देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा था, लेकिन अब जब मैं इसे देख चुका हूँ मेरे पास अच्छा ही है इसके लिए कहने के लिए, सिवाय 1-2 पॉइंट्स के, जैसे कि सबको सटल ही चल रहा है लेकिन अपना मैसेज एकदम सामने मार के देती है। कुछ फील करवाने से ज्यादा हमें लगता है कि ये फेमिनिज्म समझा ही रही है। बाकी ये कहानी स्वीट और सिंपल है और पूरा कास्ट का परफॉर्मेंस अच्छा है, खास करके रवि किशन जिनकी कॉमेडी तुम्हें क्रिंज फील नहीं करवाएगी, अनलाइक मी। नेक्स्ट है फॉल आउट। इसकी फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी एकदम हुक करवाने वाली है, लेकिन बाकी स्टोरी बेस्ड है फॉल आउट नाम के गेम पे ही, जहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम न्यूक्लियर अटैक से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन वोल्टेक नाम की कंपनी ह्यूमैनिटी को सेव करने का सौदा करती है। एंड यस, मैंने सौदा कहा। वो लोग अंडरग्राउंड वॉल्ट बनाते जहाँ एक छोटी सी आबादी रह रही है और 200 साल के बाद जो कुछ सर्वाइवर बच चुके हैं वो बाकी दुनिया में फैले हैं। कुछ म्यूटिलेट हो गए हैं, कुछ ब्रदरहुड के अंडर आते हैं और कुछ लोग गूल बन चुके हैं। कहानी 3 कैरेक्टर पे फोकस करती है, मैक्सिमस, लुइस और गूल। ये वोल्डेमॉर्ट का स्केलेटन जैसा दिखने वाला प्राणी गूल है। पहले मैं बता दूं, ये बाकी एपोकलिप्स मूवी जैसा बिल्कुल नहीं है। इसका पूरा टोन ही सैटारिकल है और कोई इनोसेंट कैरेक्टर है वो है लूसी, जिसको लगता है कि बुराई तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है क्योंकि वो एक वर्ल्ड ड्वेलर है, उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। मैं पहले बता दूं, अगर तुमने फॉल आउट गेम खेला है तो ईस्टर एग भर भर के होंगे और तुम उसे एंजॉय करोगे, लेकिन अगर नहीं खेला है तो कुछ पॉइंट तक तुम्हें बोरिंग फील हो सकता है, लेकिन सटायर में नंबर 1। नेक्स्ट है शोगन, जिसपे मैं वीडियो बना चुका हूँ। 1580 के फ्यूडल कल्चर जापान में कैसे एक वॉरलॉर्ड अपने स्मार्ट प्लान और ट्रिकरी से कैसे जापान को एक करता है, पूरी कहानी इसी पे है। अनफॉर्चुनेटली ये कोई और लैंग्वेज में डब नहीं है, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन भी जापानीज को जापानीज ही रख, जापानीज बहुत ज्यादा यूज हुआ है और इससे कोई कंप्लेन नहीं है क्योंकि उसके कारण स्टोरी को थोड़ी और ऑथेंटिसिटी मिलती है। और बिलीव मी, एक बार तुम ये शो देख लोगे तो इसके कल्चर से प्यार करने लगोगे। हाँ, एनिमे के अलावा भी जापान में बहुत कुछ है। पूरा स्टोरी हम ब्लैक थॉर्न के नजरिए से देखेंगे क्योंकि वो भी जापानीज नहीं जानता और इस कल्चर में नया है। धीरे धीरे जैसे वो यहाँ की पॉलिटिक्स समझ रहा है, हम भी समझ रहे हैं। इसके सारे ही कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स है और सबके पास अपना इंटीरियर मोटिव है। ब्लैक थॉर्न बस अपने ट्रेड के पीछे है, तोरानागा शोगुन बनने
बनना चाहता है। इशिडो और काउंसिल को तोरनागा से खतरा है तो सीधे उनको हटाना ही है और याबुसी किसी का सगा नहीं है। 10 एपिसोड का मिनी सीरीज है एंड यू विल लव एवरी एपिसोड ऑफ इट। इवन दो इसके लैंग्वेज से हम उतने फेमिलियर नहीं है लेकिन कहानी बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है। ये पूरे लिस्ट में मेरा फेवरेट रिकमेंडेशन है। मैं तुमको बहुत ज्यादा रेकमेंड करता हूँ कि इस शो को देखो। एक बोनस रिकमेंडेशन है, वो है मामला लीगल है। नेटफ्लिक्स इसका सीजन 2 भी ला रहा है और मस्त कॉमेडी शो है। स्टोरी का प्रमाइस कोर्ट है लेकिन कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है। कोर्ट के बाहर होने वाला सारा परपंच और उससे डील करते हुए अपने रवि किशन। अब फील होता है कि रवि किशन की कॉमेडी अच्छी जगह यूज हो रही है। सो दिस वाज द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।